जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। तो अगली बात मैंने आपसे कहा कि ये अब सामने आती है कि यूज़फुल लाइफ क्या होती है, ठीक है, और एक और चीज़ होती है इकोनॉमिक लाइफ, वो क्या होती है, ठीक है। तो यूज़फुल लाइफ बेसिकली वो लाइफ है जो हमारी नीयत है उसको इस्तेमाल करने की। यानी मिसाल के तौर पे इस मोबाइल की जो लाइफ है वो कंपनी वालों ने बनाई है 25 साल, ज़्यादा होगी 10 साल, इन्हें तो कर लो, ठीक है। 10 साल के लिए उन्होंने कहा ये चलेगा। वैसे ये चलते रहते हैं, अगर आप लोग चेंज करने लग जाते हैं। 10 साल तक ये चलेगा, लेकिन हमने फैसला किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हम इसको 3 साल के बाद बेच देंगे और इसकी जगह नया ले लेंगे। तो अब इस एसिड की जो मैन्युफैक्चरर ने लाइफ बनाई है वो 10 साल है, इसको कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। और जो हमने नीयत की है इसको इस्तेमाल करने की वो 3 साल जो है, इसको कहते हैं यूज़फुल लाइफ। तो हमारे लिए तो फिर इसकी लाइफ 10 साल ही हुई ना। मैं गलत भी बोलता होता हूँ, आप ध्यान में रखा बैठना जाग के, ठीक है ना। आपने फ़ौरन बोलना चाहिए था, एकदम से पड़क करके बोलना चाहिए था आपको, नहीं नहीं सर हमारे लिए तो 3 साल होनी चाहिए, हमारे लिए तो 3 साल होनी चाहिए, ठीक है। 10 साल नहीं, 10 साल नहीं, 10 साल उसकी लाइफ होती होगी। हमने इसको कितना अरसा इस्तेमाल करने की नीयत की है, 3 साल। तो हमारे लिए इस एसिड की यूज़फुल लाइफ यानी डेप्रीसिएशन के लिए हम 10 साल इस्तेमाल करेंगे, 3 साल नहीं करेंगे। अभी भी सही से जागे नहीं है, अब जागना शुरू कर दें, पढ़ाई शुरू होगी, ठीक है ना। यूज़फुल लाइफ 3 साल हमने नियत की इसको इस्तेमाल करने के लिए, तो जो इसकी कॉस्ट है वो 3 साल पर ही डेप्रीशिएट, मतलब उसको बांट के हमने एक्सपेंस करना है। यानी हमारे डेप्रीसिएशन के लिए जो रेलेवेंट लाइफ होगी वो हमेशा यूज़फुल लाइफ होगी, इकोनॉमिक लाइफ नहीं होगी, ठीक है। चलो जी, तो यूज़फुल लाइफ क्या, कौन सी लाइफ होती है जी? लाइफ ओवर विच asset is intended to be used over which, बहुत अंग्रेजियां नहीं हो रही, उर्दू लिखना चाहो तो लिख लो। नियत, एनी सारी गल देखो कितनी प्यारी ज़ुबान है, नियत है जी, इंटेंशन, लाइफ ओवर विच, जितने अरसे के लिए हमने नियत किया उसको इस्तेमाल करने की। उर्दू वर्जन लिखने वाले उर्दू वर्जन लिखें, लाइफ ओवर विच एसेट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द एंटिटी, ठीक है जी। और अगर हम इसकी बात करें, इसके मद्दे मुकाबिल रखें इकोनॉमिक लाइफ को, तो इकोनॉमिक लाइफ वो लाइफ होती है जिसको मैं यूं कह दूं टोटल लाइफ, सादा बात, टोटल लाइफ फॉर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू गिव बेनिफिट या सर्वाइव, है सादा बात, कि जितना अरसा वो चल सकता था। अब हमें इंटेंडेड टू बी यूज्ड वाली बात पर ध्यान देना है, जो नीयत है हमारी, ठीक है जी। इस नीयत के हिसाब से नियतों पे फैसले होते हैं, ठीक है। तो टोटल लाइफ नहीं, सवाल के अंदर 10 साल भी दे दे, 3 साल भी दे दे, तो डेप्रिसिएशन पर्पज़ के लिए कौन सी लाइफ यूज़ करेंगे? 3 साल, यूज़फुल लाइफ। ये मसला सिर्फ तब आएगा जब ये दोनों लाइफ्स एक ही दफ़ा में दे दी जाएं, यानी कि सवाल के अंदर ये दोनों लाइफ्स अगर इकट्ठी गिवन हैं तो ये सवाल ही तब पैदा होता है। अगर सिर्फ सवाल में लिखा हो यूज़फुल लाइफ तो फिर वो मसला, अगर सवाल में सिर्फ लिखा हो लाइफ तो क्या कहोगे? यूज़फुल लाइफ। और अगर सवाल में सिर्फ इकोनॉमिक लाइफ लिख दे, कोई दूसरी लाइफ में लिखी हो, तो यही अज्यूम करेंगे जो इकोनॉमिक लाइफ है वही यूज़फुल लाइफ है। यानी ये मसला सिर्फ तब आएगा जब ये दोनों लाइफ सवाल के अंदर इकट्ठी गिवन होंगी। गॉट इट? गॉट इट क्या होता है? गॉट इट मुंह टेढ़ा करके बोलना जरूरी है क्या? अच्छा जी, एक बात हमने आज ये पढ़ी, दूसरी बात हमने ये पढ़ी, अब तीसरी बात सिस्टमैटिक एलोकेशन की। ये बीच में वैसी बात आ गई थी, ठीक है। सिस्टमैटिक एलोकेशन से क्या मुराद है? यानी आप किसी न किसी मेथड को फॉलो करें इस एलोकेशन के लिए, ठीक है। तो तीसरी बात जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ वो है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बोर कर रही हैं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इनमें थोड़ा सा आपके लेवल का अब स्पाइस डलता रहे, हल्का फुल्का, ठीक है।
लेकिन ये मजबूरी भी है, ज़रूरी भी है। इसमें थोड़ी सी कमज़ोरी हुई तो फिर IAS 16 तो गया, और अगर IAS 16 गया तो फिर FAR 1 तो गया। FAR 1 गया तो बाकी भी टेंशन से, खैर वो आखिर में होता है सर। अच्छा चलें जी, तो ये ज़रूरी बातें हैं, इनको बड़े ध्यान से कीजिएगा। मैं आपको बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम लेवल का नोट का सवाल है, रीवैल्यूएशन भी मैंने इसी तरह से छोटे छोटे सवालों से करवानी है। उसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी, उसमें यही सारी चीज़ें होंगी। जो छोटे सवाल कर रहे हैं ना, ये अलग अलग छोटे छोटे सवाल हैं। उधर जाकर पूरे सवाल के अंदर एक आधी एडजस्टमेंट, कोई एडिशन की है, कोई डिस्पोजल की है, कोई एक्सचेंज की है, ऐसे 4-5 एडजस्टमेंट मिलकर एक सवाल बन जाता है। वहाँ कोई नई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मेहनत नहीं करोगे तो वो बड़े सवाल नहीं होंगे। आगे आपकी मर्ज़ी है, आगे आपकी मर्ज़ी, नहीं करनी तो ना करें मेहनत है। अच्छा, तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो हैं वो 4 हैं वैसे तो, जिनमें 2 ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, तीसरा भी किसी हद तक हो जाता है, लेकिन चौथा तो बस MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, वो मेथड्स मैं लिख देता हूँ आपके लिए एक बार इकट्ठे, ताकि बवक्ते ज़रूरत सनद रहे और काम आए। ठीक है, यानी मैं लिख दूंगा तो फंस तो जाऊंगा ना, आप मुझे घर नहीं जाने देंगे जब तक वो चारों पूरे नहीं कर लूँगा। वैसे तो किताब के अंदर मौजूद हैं, ये किताब ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ऑडिट भी होता रहेगा। ICAP की किताब जो है उसको आप ऑडिट पर्पज़ के लिए डाउनलोड करके रख लें। जब भी मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा दूं, ख़त्म हो जाए मेरी तरफ से, आप जो उसके बाद वीकेंड आए टॉपिक ख़त्म होने के बाद, आप सिर्फ आधा घंटा लगा के ICAP की स्टडी टेक्स्ट को ओपन करके उसको पहले से आखिरी लफ्ज़ तक पढ़ के एक बार देख लें। उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमने ना पढ़ी और वहाँ हो। अगर होगी तो मुझे बताएंगे, मैं करवा दूँगा। नहीं बताएंगे तो मैं खुद से कोई नहीं करवाऊँगा। सादा बात, मैंने देख कर ही चीज़ें करनी होती हैं। एंड में मैं खुद एक बार देख लेता हूँ, लेकिन आप साथ के साथ अगर इसको कर लेंगे तो ये मुनासिब है। ऑडिट पर्पज़ के लिए ICAP की किताब आप डाउनलोड करके रख लें। हार्ड में रखना रख लें, वैसे मेरा नहीं ख्याल को ज़रूरत है उसकी, ऐसे ही खर्चा करेंगे उसके ऊपर, फ़ोटो कॉपी वगैरह का ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आपके पास डाउनलोडेड पड़ी हो, जब चैप्टर ख़त्म हो तो उसके अगले वीकेंड पे सिर्फ आधा घंटा लगा के उसको गो थ्रू कर लें। चैप्टर ख़त्म होने पर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पता लग रहा होगा लफ्ज़ पढ़ते हुए, हाँ ये पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ, आप इजी से उसको देख लेंगे। ऑडिट ज़रूर करिएगा, ठीक है, लेकिन उसको यूज़ उसके अलावा नहीं करना। जो सवाल उसके अंदर हैं वो पास पेपर्स ही हैं नॉर्मली, तो वो पास पेपर्स तो हमारी किताब के अंदर होते ही हैं। उसके अलावा ICAP क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, वो भी किताब के अंदर हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एडिशनल आ जाते हैं, कुछ ऐसे छोटे क्वेश्चन किताब में, तो किताब में ज़्यादा ही मवाद होता है, उससे कम नहीं होता। तो आप बहरहाल ऑडिट करते रहिएगा हर टॉपिक के एंड पे, ठीक है। मेथड और डेप्रिसिएशन में सबसे पहला मेथड जो है वो सीधी लकीर वाला मेथड कहलाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा चलो सारे नाम लिख लेते हैं। दूसरा है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये भी बहुत मशहूर व मारूफ मेथड है, यूज़ हुआ करता है नॉर्मली। तीसरा है आउटपुट मेथड, इसके बहुत सारे और नाम भी हैं, फिर कभी बताऊंगा जब ये करवाऊंगा। और तीसरा है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, फजूल तरीन मैंने कभी यूज़ होते नहीं देखा प्रैक्टिकली, तो बहरहाल एक है तो लिख लेंगे, किसी MCQ में आ जाए, सवाल में आ जाए, सिलेबस में तो है जो सही, ठीक है। तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, ये टोटल 4 अदद मेथड हैं। पहले 2 बहुत मशहूर ज़माना है, तीसरा भी आपके जो है वो सिलेबस के अंदर काफ़ी दफ़ा आपके पेपर्स में ये आउटपुट मेथड ये टेस्ट हुआ है, ठीक है। जी कभी भी नहीं है, ये कभी भी नहीं है, ये जब करवाऊँ। हाँ डबल डिक्लाइनिंग नहीं भाई, डबल डिक्लाइनिंग नहीं, ये डिक्लाइनिंग मेथड होता है, डबल का तो नहीं पता, ये डिक्लाइनिंग मेथड कहलाता है। इसका नाम दूसरा डिमिनिशिंग। असल में मैं इस वक्त ना ये मेथड पढ़ाने लगा हूँ, मैंने सिर्फ नाम लिख दिए। जिस मेथड पे जाऊँगा उसके मैं अल्टरनेटिव नेम्स बताऊँगा। ये डिक्लाइनिंग मेथड कहलाता है। आउटपुट मेथड तो ना स्ट्रेट लाइन की नेचर का जैसा होता है ना रिड्यूसिंग बैलेंस जैसा होता है, इसका तो अपना ही खाता होता है। जब जाएंगे तो उस वक्त देखेंगे, ठीक है ना। अभी इसे फोकस करेंगे हम इसके ऊपर। चीज़ें पढ़नी सारी होती हैं, अगर मैं थोड़ा सा किसी वक्त डिले करूं तो समझ जाना रोज़ेदार है और तीसरी क्लास है, नहीं सॉरी, समझ जाना
समझ जाना कि वो वक्त नहीं है, अभी करेंगे ज़रूर, ठीक है ना, हर चीज़ हमने करनी है इंशाल्लाह मौके पे। ओके, अच्छा जी। व्हाट टॉक इज़, क्या बात है। ओके, अच्छा जी, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, बल्कि ये क्वेश्चन बना तो पड़ा है, क्या ख्याल है, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ एसेट 500 रुपये थी, ऐसे ही है, और यूजफुल लाइफ कितनी हमने डिसाइड की थी, 5 ज़रा ज़्यादा है, चलो 5 ही करो, अब वही वाला सवाल है बस। 5 साल भाई एंड पे नज़र आ रहा है ये, वैसे तो आज एंड तक बच्चे हैं ही नहीं, खैर से बच्चे वेव स्किल कर रहे हैं, मौजे मार रहे हैं, आज क्लास नहीं होनी जी। यूजफुल लाइफ 5 साल है, और डेट ऑफ परचेज कोई बताओ अब, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2023, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, एंड पे देखते हैं आज बनाने या नहीं बनाने। एक्सट्रैक्ट्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट्स का मतलब किसी को आता है, एक्सट्रैक्ट्स किसे कहते हैं यार, ये तो चेंज करवा दें जी। भाई इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन कहाँ नज़र आएगी, इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में क्या नज़र आएगा, ये चीज़ें जो हैं ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ जाती हैं, ये पूरे सवाल में तो आपको करना आता ही है, पूरी इनकम स्टेटमेंट पूरी बैलेंस शीट आप बना के आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम IAS 16 अगर पढ़ेंगे ना, तो जो इससे रेलेवेंट चीज़ें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में प्रेजेंट होनी है, सिर्फ वो रेलेवेंट चीज़ें हम प्रेजेंट कर देंगे, इसको कहते हैं रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, तो मैं आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह, बनाते हैं जब मौका आता है तो, ठीक है। फिलहाल तो मैं ज़रा ये सवाल कर लूँ सॉल्व, ठीक है। डेट ऑफ परचेज आ गई, उसके बाद ईयर एंड है, 31 दिसंबर, और रिक्वायरमेंट है जी, एंड वालों नज़र आ रहा है, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर्स, इकट्ठे फॉर होल लाइफ ही कर सकते, फॉर द ईयर्स एंडेड 31 दिसंबर 2023 से, ये मैंने अपने तरीके से बस लिख दी, कितने तक आएगा, 23, 24, 25, 26, 27, क्या मतलब, अभी सवाल में डेप्शन निकाल तो ली थी, फिर ये क्या मुसीबत पड़ गई भाई। एक फॉर्मेट के ऊपर डालना है हमने इस वर्किंग को, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा, चाहे सम ऑफ ईयर होगा, चाहे आउटपुट होगा, हमारा इसको करने का एक ही मेथड होगा। यानी सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसने मांगा है, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल भी सकता है, लेकिन मैंने एक वर्किंग का फॉर्मेट सिखाना है ना, तो मैं प्रॉपर वर्किंग अभी करूँगा, जिसके अंदर कॉस्ट में से माइनस किया करेंगे डेप्रिसिएशन, और बुक वैल्यू क्या होती है बताता हूँ अभी, वो दिखाते जाएंगे हर स्टेज के ऊपर। ये वर्किंग इसलिए भी ज़रूरी है कि इसी वर्किंग को आगे लेकर मैंने चलना है, जब हमने रीवैल्यूएशन करनी है यही वर्किंग चलेगी, आगे इम्पेयरमेंट का टॉपिक आएगा यही वर्किंग चलेगी, यानी कि आगे इसी वर्किंग ने एंड तक हमेशा चलते जाना है। तो एक बुनियाद बनानी थी, सादा सा सवाल को इसीलिए बेस बनाया, जो सवाल ऑलरेडी कर भी चुके थे, ठीक है। तो वर्किंग के फॉर्मेट में क्या है जी, ये मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट, ये जो फॉर्मेट है ना, जब रीवैल्यूएशन आएगी तो इसी फॉर्मेट के अंदर इसी सेम ये 3 आइटम्स के बाद जो चौथा आइटम और 5वां और छठा नया ऐड हो जाएगा, कुछ कॉलम्स ऐड कर लेंगे, लेकिन ये बुनियादी फॉर्मेट सेम रहेगा। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन भी होता है कि शायद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ये फॉर्मेट है, वो कन्फ्यूजन्स भी दूर करने हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करने हैं आप लोगों को, FR1 वाली गाड़ी पे बिठाना है बस, इसलिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अर्ज़ किया जैसे, ठीक है। तो बहुत तवज्जो के साथ इन चीज़ों को देखते चले जाना है आपने। अच्छा जी, अब इसका फॉर्मेट क्या होगा वर्किंग का, आवाज़ आ रही है, आवाज़ नहीं रुकी जी। 1 जनवरी 2023 पर हमने एसेट खरीदा, कितनी कॉस्ट है इसकी, 500, ठीक है जी। उसके बाद
डेप्रिसिएशन कब करें? इंट्रो में पढ़ा हुआ है, पता है मुझे, वजह बताओ। ये एंड पे क्यों? पूरा साल इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या हम डे एंड पे नहीं कर सकते एंट्री? चलो वीक एंड पे करा दो, मंथ एंड पे तो कर ही लो, 6 मंथ एंड प्लीज। कि नहीं नहीं, ईयर एंड तो नहीं पूछा हुआ। क्या मुमकिन है? क्या डेप्रिसिएशन मुमकिन है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या था? जो अभी अभी मैंने 500 की डेप्रिसिएशन 100 रुपए निकाली, किसी ने पूछा नहीं कैसे निकली? ओ माय गॉड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन। हाँ यार, मैं वैसे ही ज़रा मैं शुगर लगाता रहता हूँ, परेशान ना हुआ करो, लेकिन लगाऊंगा सिर्फ मैं शुगर, स्टेट ड्रामा नहीं बनाना, मैंने पिछली क्लास में कहा, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, ये फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर का। जी भाई ने बोला कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। और भाई मैंने अभी वो चीज़ का नाम नहीं लिया, आप भी मत लो प्लीज़, मेरे जैसे भी बैठे होते हैं बच्चे क्लास में। जी, कॉस्ट को डिवाइड किया यूजफुल लाइफ से, कॉस्ट को डिवाइड किया यूजफुल लाइफ से, ठीक है। अब अगर मैं कॉस्ट को डिवाइड करता हूं यूजफुल लाइफ से, तो ये 100 रुपये ये डेप्रिसिएशन है, बोलो, ये डेप्रिसिएशन है पर ईयर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है पूरे साल का, ठीक है। तो अगर पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आया है, तो क्या मंथली नहीं निकल सकता? डिवाइड बाय 12 कर लो। अच्छा, क्या वीकली नहीं निकल सकता? डिवाइड बाय कितने होते हैं वीक? 52 होते हैं, 52 डिवाइड करो, पर वीक डेप्रिसिएशन आ गई। डेली नहीं निकल सकता? डिवाइड करो 365 से, डेली भी निकल आएगा। तो हम तो हर रोज डेप्रिसिएशन की एंट्री करके जा सकते हैं घर। अकाउंटेंट की एक अलग ड्यूटी ये भी लगी हो, तुमने डेली डेप्रिसिएशन की एंट्री करके घर जाना है। मुमकिन तो है, लेकिन हम पागल नहीं हैं। बोलो, हम पागल नहीं हैं। सारे पागल यही कहते हैं, हम पागल नहीं हैं कि हम खामखा में हर रोज एंट्री करें, या हर वीक के एंड पे करें, या हर मंथ के एंड पे करें। जब भी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत पेश आएगी, हम तब वो एंट्री किया करेंगे। अगर मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो मंथ एंड पे 1 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अगर 6 महीने के एंड पे 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देंगे। लेकिन नॉर्मली हमारे सवाल होते हैं साल के, तो साल के एंड पे फिर 1 साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देंगे। डन? और सही है। तो इसलिए ईयर एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन आप लोग इंट्रो में निकालते थे, ठीक है। ओके, तो बस काम इंट्रो वाले ही कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे ज़रा पता है वो मेकअप शेकअप कर रहे हैं, इंट्रो वाले कॉन्सेप्ट आगे चला रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हैं, छान पटक कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2023 आया। डेप्रिसिएशन जी फॉर्मूला कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 5 साल। ये मैंने वैसे ही जगह छोड़ी है, ऐसी तरह खूबसूरत लगता है मुझे इस तरह से लिखना, ठीक है। जी कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 100। अच्छा, अब 500 में से 100 गया तो बाकी ये 400 क्या मुसीबत होती है? इसको क्या कहेंगे? ये जी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये सारे एक ही चीज़ के नाम, एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम्स हैं। ओके, क्या मतलब है इसका? कि किताबों के अंदर कॉस्ट, तो इस एसेट की किताबों के अंदर कॉस्ट तो इसकी 500 ही रहेगी। इस एसेट की कॉस्ट नहीं चेंज हुई, किताबों में भी कॉस्ट 500 ही है, लेकिन किताबों के अंदर ये एसेट अब कॉस्ट पर नजर नहीं आ रहा। इसकी इस 500 का फायदा जो हमने अगले 5 साल में 500 का फायदा लेना था ना, इसमें से 100 रुपए का फायदा हम ले चुके। तो वो 100 रुपए का फायदा जो हम ले चुके, वो उसका फायदा सेल में आ गया और उसका रिलेटेड 100 रुपए का एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का उस साल में चला गया। अब इस एसेट से हमने फ्यूचर में मजीद 400 का फायदा लेना, यूं कह सकते हैं। यानी ये एसेट 100 रुपए की वैल्यू लूज करके किताबों में कितने पे नजर आएगा? 400 पर। तो ये बुक वैल्यू है 400। क्या है जी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का एक नई चीज आ गई जी। अब डेप्रिसिएशन मेथड लेकर चले थे हम, लेकिन अब यहां पर
अब आ गया तो क्या कर सकते हैं, इसको भी लिख ही लेते हैं फिर, ठीक है। तो चौथी चीज़ आ गई यहाँ पे आज जो हमने पढ़ी, वो है ठीक है नंबर 4 बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू आज लिख ही दूँ, फिर बाद में आपने सारा सेशन पूछते रहना है। बच्चे पूछ रहे होते हैं CV क्या है सर, ये कैरिंग वैल्यू को, CA क्या है जी, कैरिंग अमाउंट को पूछ रहे होते हैं, तो आज लिख दें वंस एंड फॉर ऑल। रिटर्न डाउन वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट। आप कहेंगे नेट बुक वैल्यू क्या होती है, वो भी यही होती है, वो भी लिख लो, ठीक है जी। मेहरबानी आप लोगों की, ये सब एक ही के नाम हैं, हम इसमें बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू नॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बुक वैल्यू BV, ये अकाउंटिंग वाली BV है, ठीक है। हाँ, फ़ौरन ना खुश हो जाया करो। BV का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेशन का मतलब होता है आज तक की, यानी अगर मैंने 2023 के स्टार्ट में एसेट खरीदा है तो 31 दिसंबर 23 की जो बुक वैल्यू होगी वो होगी कॉस्ट माइनस 31 दिसंबर 23 तक की डेप्रीसिएशन, और 31 दिसंबर 24 की बुक वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट माइनस 31 दिसंबर 24 तक की डेप्रीसिएशन, आज तक की डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो जिस दिन की आपको बुक वैल्यू चाहिए, ठीक है, जिस दिन की बुक वैल्यू चाहिए उस दिन तक की डेप्रीसिएशन कॉस्ट में से माइनस कर दो, बुक वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो बुक वैल्यू क्या होती है जी, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। अब इस वर्किंग की खूबसूरती ये है कि आपको अक्यूमुलेटेड एक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, वर्किंग का फॉर्मेट ही ऐसा हमने बना रखा है कि अगली डेप्रीसिएशन जब माइनस होगी तो वो इस बुक वैल्यू में से होगी, तो वो अक्यूमुलेशन वाला काम इस वर्किंग में हो जाएगा। और अगर वैसे डायरेक्टली निकालना पड़े तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड एक्शन कर लेंगे आप, ठीक है। चलो, तो अब अगला साल आएगा, तो अगले साल के अंदर 31 दिसंबर 2024 पर डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या लगेगा, बोलो। 400 नहीं ले लेना, 400 नहीं ले लेना, 400 नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड खसूसियत हर साल डेप्रीसिएशन सेम आनी है, या दूसरे अल्फाज में हर साल फॉर्मूला रिपीट होना है। एक और तरीका है सही, वो फिर किसी वक्त बताऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो चीज़ें जब पक्की कर रहे होते हैं ना तो एक एक चीज़ से पक्की करते हैं, फिर ऑप्शंस बाद में आते हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो फिलहाल सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको क्या बताया मैंने आज, स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन हर साल सेम होगी, या यूं कह लें हर साल फॉर्मूला सेम होगा, मतलब कॉस्ट माइनस कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ। अभी वो करना है यार, 1 मिनट थोड़ी देर तक, ठीक है। तो अगले साल भी डेप्रीसिएशन सेम आएगी, लेकिन बुक वैल्यू 300 होगी ना, वो तो कम होती चली जा रही है, ठीक है। अब अच्छा भला 4 को साल वाला होता सवाल जल्दी मुक जाना थी, चलो कोई नहीं, खुला टाइम है, अभी तो जोहर तक टाइम ही टाइम है, अगली क्लास तो है कोई नहीं। बस स्टार्ट करना ज़रा मुश्किल होता है, रोज़े में क्लास को एक बार स्टार्ट हो जाए फिर तो बंदा चलता जाता है, फिर एक ही बार गिरता है जाके क्लास के बाद, है ना जी। हाँ जी, 31 दिसंबर 2000 FAR 1 की क्लास में जोहर से पहले ही रखता होता हूँ। एक कितने बजे तक का टाइम है, बस कागज़ों में ये समझ लो आज से, ठीक है। 1:20-25 तक हम पढ़ा करेंगे, कोई मसला किसी को अगर है तो बता दें, मैं फिर अभी से ज़रा सोच लूँ, प्लानिंग कर लूँ, किसी को कोई मसला, कोई क्लास का क्लैश वगैरह है किसी और जगह पे, इधर तो नहीं होगा। वैसे 1:30 बजे जोहर होती है ना, तो मैंने इसीलिए इस हिसाब से इसको एडजस्ट किया हुआ है कि रखा 1:50 टाइम हुआ है, 1 घंटा 50 मिनट, लेकिन 2 घंटे पढ़ाना होता है मैंने, वो अंदर खाते बात है। क्या बताऊँ आपको, किसी को मसला है तो बता दें ताकि मैं उस हिसाब से मैनेज कर लूँ फिर सारी चीज़ों को। अब जो पहले दिन नहीं है उसको बाद में मसला हुआ तो मैं ज़िम्मेदार नहीं, फिर इंतज़ामिया ज़िम्मेदार ना हो। वैसे बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है एक 10-15 पे क्लास छोड़ा करेंगे, लेकिन गुंजाइश होती है, पिछली गली में मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो 25 पे भी छोड़ें तो भाग के वज़ू करके जमात में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह 1:15 तक क्लास ख़त्म कर दिया करेंगे। आज की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली वैसे ऐसे किया करेंगे, ठीक है। आज तो थोड़ा सा पढ़ लेना, असल में पहले इंट्रोडक्शन चलता रहा है, थोड़ा लेट आया हूँ, पहली क्लास थी तो थोड़ा सा आज पढ़ लें, इजाज़त है ना।
पढ़ने ही आए हो ना, अजीब ऐसे लोग हैं, तरला करके पढ़ाना पैंदा है जी। 31 दिसंबर 24 नहीं 31 दिसंबर 25 की डेप्रीसिएशन, हाँ जी सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, डेप्रीसिएशन सेम आ रही है, यही तो याद रखने वाली बात है। रिड्यूसिंग बैलेंस मैंने आज छेड़ना ही नहीं है, पता नहीं कल भी छेड़ूंगा या नहीं, शायद इसी के ही डिस्पोजल करा के अकाउंट्स वगैरह बना के एक्सट्रैक्ट्स बना के इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट सब कुछ ओके कर देंगे, ये पक्का हो जाएगा। फिर रिड्यूसिंग बैलेंस में जाएंगे तो दो जगहों पे जो चेंज आनी कहूँगा यार एक चेंज एक दूसरी ये चेंज, बस अल्लाह खैर से अल्लाह, बाकी सब वैसा है, ये ज़्यादा अच्छा है, साथ साथ दोनों नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन को ख़त्म करते हैं एंड तक, डिस्पोजल सब कुछ करके उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस से परसों आ जाएंगे, कल इसको इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे डिस्पोजल, लेकिन मैंने कल करवाना है, तो ये ना होगा आपको वो इंट्रो चल रही है, इंट्रो बस ख़त्म, कल मैंने इंशाल्लाह डिस्पोजल फिक्स एसेट का करवा के आपको घर भेजना है, क्योंकि आधे लेक्चर के अंदर मैंने इसके लेजर बना देने हैं जो आपने इंट्रो में बनाए थे। एक सवाल करेंगे उसके अंदर ये लेजर बनाऊंगा एसेट का, एक्यूमुलेशन का, डेप्शन एक्सपेंस का, एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा, एंट्रीज़ करूंगा, आधे पौने घंटे में सवाल हो जाता है। फिर फारिग बैठना थोड़ा ही है, एक सवाल आपसे क्लास में करवाऊंगा, थोड़ा आपका हाथ और सीधा हो जाएगा, एक दो सवाल होमवर्क के अंदर और डिस्पोजल पे मूव कर जाऊंगा, ठीक है ना। तो कल डिस्पोजल करना है, छुट्टी नहीं करनी है। अच्छा, फिर परसों रिड्यूसिंग बैलेंस करेंगे और टाइम बच गया तो परसों उसका डिस्पोजल करेंगे। इस तरह से एक काम पूरा करके अगला करना है, तो जिस दिन आपने छुट्टी करनी है वो मिस हो जाना है, आपका छुट्टी नहीं करनी। ओके, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, सबसे अहम बात ही यही है, बाकी सारी बातें एक तरफ। बंदा पूछे 12 लिख लेंदा, मैं भी दिसंबर लिखी जा रहा। हाँ जी, नेक्स्ट 31 दिसंबर 2026 पर डेप्रीसिएशन वही सेम। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद हो जाए कि स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला सेम है हर साल, डेप्रीसिएशन भी इसी वजह से सेम है। और उसके बाद जी 31 दिसंबर 2027 आता है, तो एक और साल, बल्कि ये आखिरी साल है मेरे ख्याल से, तो पर्चे में ना आपने फार्मूला बार बार लिखना ही नहीं है, बस एक बार पहली बार लिख दिया, दोबारा लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती इसमें, तो बस आपको ज़रा शुरू है ना याद करवा रहा हूँ जी। और ख़त्म कहानी, हमने इस एसेट को एक्सपेंस आउट कर दिया पूरे 5 साल में बराबर, ठीक है जी। ओके, सवाल में कहीं लिखा नहीं हुआ था कौन सा मेथड लगाएं, खामोशी के केस में हम स्ट्रेट लाइन ही लगाते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, मेरा अपना सवाल है, डेप्रीसिएशन मेथड यूजिंग डेप्रीसिएशन मेथड यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन मेथड 2023 टू 31 दिसंबर 2027 यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। चलो, ये एतराज़ वैसे होना नहीं चाहिए था, अगर सवाल चुप हो तो हम यही मेथड लगाते हैं, लेकिन चलो पहला दिन पहला सवाल बिल्कुल स्टार्ट, चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और अब मैं ये कर सकता हूँ, खादिम और क्या कर सकता है, पुल बनाने वाला तो खादिम हूँ नहीं। 31 दिसंबर 27 नहीं जी, कोई मसला। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट को डिवाइड करने लाइफ से, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एसेट हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लाइफ के एंड पे हमें कुछ ना कुछ दे जाएगा, कबाड़िए को बेच के ही मिसाल के तौर पे 5 साल बाद हमने ये एसेट बेचना है, तो मिसाल के तौर पे हमें जो है वो 100 रुपये मिल जाएंगे इसके। अब हम आज खड़े होकर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये एसेट अपनी यूज़फुल लाइफ के एंड पर हमें कितने पैसे ला कर दे देगा। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी कह लेते हैं लोग, ठीक है, मशहूर ज़माना ज़्यादा नाम रेजिडुअल वैल्यू है। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि हमें मिलेगी यूज़फुल लाइफ के एंड पर। आज खड़े होकर सोचते हैं कि एंड पे क्या मिलेगा, ठीक है, आज खड़े होकर सोचते हैं। अब मुझे बताएं, जो आज आपको लग रहा है कि 500 का जो एसेट लिया है ये 5 साल बाद 100 रुपये का कबाड़िए को बिक जाएगा, तो क्या पूरा 500 एक्सपेंस बनाएं, क्या पूरा 500 एक्सपेंस बनाएं?
500 में से 100 रुपया तो हमें वापस आ जाना है, तो जो वापस आ जाना है वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, यानी ये 100 रुपया डेप्रीशिएट होना ही नहीं चाहिए। डेप्रीसिएशन क्या है? एक्सपेंस ही तो है। तो अगर ये 100 रुपया हमने एक्सपेंस बना दी तो ये गलत है, ये पैसे तो हमें वापस आ जाने हैं। तो इसका मतलब एक नवा सन ऑफ बफलो और खुल गया, और वो क्या है जी? रेजिडुअल वैल्यू। आसान अल्फाज में, बाकी मुश्किल वाली इंशाल्लाह किताबें आप ले लेंगे तो डेफिनेशन पढ़ेंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक है। आसान अल्फाज के अंदर मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है जी? एक्सपेक्टेड वैल्यू, वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड एट द वैल्यू एसेट्स वैल्यू या वैल्यू ऑफ एसेट, चलो ठीक है, पता ही आपको एसेट की बात हो रही है, खुद लिख लेना। वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ एसेट्स यूजफुल लाइफ। जी पढ़ी हुई है ना सारी बातें? तो भाई को मज़ा आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? हैं, सुकून से चल रहा है ना सब काम? पहला दिन है, मैंने कहा है रोज़ा रख के बच्चे आए, इतनी मेहनत, तो थोड़ा मेहनत थोड़ी करानी है आपसे, हैं? समझ आ रही है ना? रेजिडुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो लाइफ के एंड पे हमें मिलेगी इस एसेट से, रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। इसको आपने डेप्रीसिएशन की तरफ नहीं जाने देना, ये वैल्यू डेप्रीशिएट नहीं करनी, क्योंकि डेप्रीसिएशन इज़ एन एक्सपेंस, जबकि ये तो आपको पैसे आ जाने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप डेप्रीसिएशन करने लगो तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। मैं आर वी लिख दूँ अगर आप लोगों की इजाज़त है तो? कॉस्ट माइनस, यहाँ लिख देता हूँ ना एक बार ताकि आपको पता हो आर वी का मतलब क्या है, ठीक है। पर्चे में भी ऐसे चल सकता है, एक बार किसी चीज़ के आगे अगर इस तरह से लिख लो तो आगे फिर यूज़ कर लेना, आगे जाके बताऊँगा ऐसे छोटी मोटी टिप्स तो, ठीक है। हाँ जी, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूज़फुल लाइफ, ठीक है। तो ये है पूरा फार्मूला। अब मैंने जैसे मिसाल के अंदर ये बदल दिया सवाल को, ठीक है, ये तो मेरा सवाल है ना, आपके मैंने सवालों को छेड़ा भी नहीं, इसीलिए ये जो आपके सवाल है ना ये मैंने छेड़े भी नहीं, इसीलिए आप नहीं करने। मुझे लगता है आज नहीं करवाता, आगे लेजेस वाला काम ना आपके लिए ज़्यादा बोझ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे 5 सवाल कराइएगा स्ट्रेट लाइन वाले, कल फिर इंशाल्लाह लेजेस भी बनाएंगे, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो डिस्पोजल भी शुरू होगा। छुट्टी नहीं दी, सब्र करो, अभी चल रही है क्लास। हाँ सर 26 के एंड पे जो 100 बुक वैल्यू है, हाँ, इसको पीपीई डील करेंगे या करंट एसेट? बेटा वो पीपीई ही रहता है, उसको करंट में नहीं लेके आते, ठीक है ना। जैसे हम कुछ दिनों में इंशाल्लाह कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, मेरी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और ईयर एंड आ गया, अभी वो एसेट बिल्डिंग बनी नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन, उसको CWIP कहते हैं। अब वो अगले 2, 4, 5 महीने में कंप्लीट होकर PPE बन जाना है। अब कोई साइंसदान ये भी कह सकता है कि जिसको करंट एसेट बना दें, नहीं, उसको भी नॉन करंट में रखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उसने ख़त्म होकर करंट ही, वो नॉन करंट एसेट ही बनना है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, उससे फ़ायदा लेते आए ना। अब 1 साल पहले उसको करंट में क्लासीफाई करें, IS1 कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको नॉन करंट में ही रखें, ठीक है, बस ज़ीरो हो जाएगा अभी यहीं पर। ओके, अच्छा जी, ये अच्छा क्वेश्चन था, रेलेवेंट क्वेश्चन था, लेकिन अभी बिल्कुल बस इसकी ज़रूरत नहीं है। IS1 कहता है कि इसको आपने नहीं लेके आना, उसके अंदर करंट में लेके आने की ज़रूरत नहीं है जी। अच्छा, अब फॉर्मूला ज़रा चेंज हो रहा है, फॉर्मूला चेंज होगा तो क्या कुछ चेंज होगा? सब कुछ ही। आपको क्या ज़रूरत है इस सवाल, पिक्चर ले लेना एंड पे फाइनल सवाल की, वैसे फाइनल ही है, वैसे तो मैं डेट भी बदल सकता हूँ अभी परचेज़ की, चलो वो ज़बानी सही, ठीक है जी। इधर देखें जी, सवाल में ऐड कर रहा हूँ मैं, एक चीज़ और भी गिवन है, ये जगह इसी के लिए छोड़ी हुई थी मैंने। रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन होगी, रेजिडुअल वैल्यू सवाल में कितनी गिवन है जी? 100 रुपये हमने डिसाइड किया ना, लो जी 100 रुपये रेजिडुअल वैल्यू है, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। कितना आता है? हैं तुसी 80 जी, कितना आ गया जी? 400 तुम अपना नंबर आ गया तुम लोगों का, 420। उसके बाद माइनस 100, वो तो भाई सब रूल तो वही है। अभी रेजिडुअल वैल्यू आ गई तो क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन मेथड की तो ये खसूसियत है कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम आनी है, ठीक है। हाँ 300
40 माइनस 100, ये नई चीज़ है ना, ब्लू कर दी मैंने, 80। तो दोबारा फॉर्मूला पर्चे में ही लिखेंगे, 260 माइनस 100 तुसी 100 तुसी माइनस 100 तुसी तो फिर 100। तो यही तो हम कह रहे थे कि लाइफ के एंड पे 100 रुपये इसका बचा होना चाहिए, ये डेप्रिसिएट नहीं होगा। ये अब लाइफ का एंड हो गया मिसाल के तौर पे, अगर अब 100 रुपये ही एक्सपेक्ट किया था और 100 ही मिल गया तो ये 100 क्रेडिट हो जाएगा एसेट में से, कैश 100 डेबिट हो जाएगा, नो गेन नो लॉस। और अगर 100 रुपये वाला एक्सपेक्ट किया था कि 100 रुपये का होगा और यहाँ पे पहुँच के 120 मिल गया तो 20 रुपये का गेन, और 70 मिले तो 30 का मजीद लॉस बुक कर लेंगे। ये डिस्पोजल के वक्त देखेंगे, अभी डिस्पोजल पढ़ाऊंगा तो फिलहाल डिस्पोजल नहीं पढ़ रहे, ठीक है, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उससे सवाल ना करो, उससे रिलेटेड सवाल डिस्पोजल के वक्त कर लेना जी। हाँ जी सर, ये जो बुक वैल्यू जो हमने लिखी हुई है सर, ये हम यहाँ 1 जनवरी भी लिख सकते हैं या पिछले साल के दिसंबर? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 31 दिसंबर 26 का, सॉरी इस 31 दिसंबर 26 का दूसरा मतलब 1 जनवरी 27 भी होता है, ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, ठीक है। जो अहम बात है करने वाली वो ये है कि आप मिसाल के तौर पे अगर इस दिन की बुक वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप 500 में से सिर्फ 80 नहीं माइनस करेंगे। मैंने एक बात कही थी ना कि ये कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। आपको ये बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए, 31 दिसंबर 26 की, तो आप डेप्शन किस दिन तक की यहाँ से माइनस करें, 31 दिसंबर 26 तक की, वो कितनी है, 1 2 3 4, तो 80 इंटू 4 कितना आता है जी, देखो 320 ही नज़र आ रहा है, वो किधर गया, नहीं 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 ये 320 है ना, अल्लाह के बंदो आंसर बताओ मुझे, ये 500 माइनस ये 320, चलो ऐसे लिख लो, लिख लो, ले लो 500 माइनस 320 इज इक्वल टू 180। डायरेक्ट निकालना हो तो आज तक की डेप्शन माइनस करनी है, ऐसी तरह जहन में आया। अच्छा रेलेवेंट नहीं था वैसे तो, बस ऐसी जहन में आ गया। अच्छा सुनो, आखिरी बात, एक और भी बात आ सकती है अभी इसके अंदर, और वो क्या है कि यहाँ पर डेट ऑफ परचेज जो है वो 1 जनवरी की बजाय 1 मार्च आ जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये मैंने जो डेप्शन पर ईयर निकाली थी 100 रुपये, तो ये 100 रुपये तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। अगर पूरा साल एसेट इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो क्या पूरा साल डेप्रिसिएट करना चाहिए? तो ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये है पूरे साल की डेप्रिसिएशन, इसको डिवाइड करो 12 से, पर मंथ हो गई, पर मंथ हो गई। अब कितने महीने इस्तेमाल हुआ है, जनवरी फरवरी नहीं था, 1 मार्च को आया है, तो 10 महीने इस्तेमाल हुआ, तो इंटू 10, इसका आंसर जो भी आएगा वो पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी और दूसरे साल में पूरा होगा। लेकिन ये इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि हम सवालों के अंदर इस तरह से कर लिया करेंगे, ये जो आंसर ये जो फ्रैक्शन है ना, इसके आगे यूँ लिख दिया करेंगे इंटू 10/12 पहले साल के अंदर। लेकिन मैं अभी इस सवाल को नहीं बदल रहा, मुझसे नहीं फिर मिटा के दोबारा लिखा जाता, ठीक है ना। समझ आ गई है आपको कि अगर पूरा साल एसेट इस्तेमाल ना हो पहले साल में, या जब हम कल डिस्पोजल पढ़ेंगे तो जाने वाले साल में भी एसेट पूरा साल इस्तेमाल ना हो, तो फ्रैक्शन ऐसे ही लगा लेना है। कितने महीने इस्तेमाल हुआ, 6 महीने इस्तेमाल हुआ तो 6/12, 9 महीने इस्तेमाल हुआ इस साल में तो 9/12, 10 महीने इस्तेमाल हुआ तो 10/12, ये हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आखिरी बात करके छुट्टी देता हूँ। छोटी छोटी बातें, लंबी बातों की तो जा ही नहीं रहे, यानी ये 5वें सवाल से आगे की बात ही नहीं कर रहा, बस ऐसे थोड़ी गपशप तो पूरी करने दो ना अब। अच्छा जी, आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, पहले मैं लिख तो लूँ फिर ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, अच्छा अब आइए किताब के अंदर भी, या शायद आप इंट्रो में भी पढ़ के आए हों, रेट निकालना हो स्ट्रेट लाइन मेथड में और रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो तो मुश्किल सा फॉर्मूला भी है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, सॉरी ये डेप्रिशिएबल अमाउंट ही तो है, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट, जिस अमाउंट ने डेप्रिशिएट होना है, यानी कि 500 माइनस 100, 400 ने डेप्रिशिएट होना था ना, वो 400 डेप्रिशिएट हुआ, 100 तो बच गया, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस तरह से, डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर
कॉस्ट, छोड़ो उसको, मुश्किल बात है, सादा बात, क्योंकि जब वो वाला रेट निकाल लेते हैं ना रेजिडुअल वैल्यू अगर हो तो फिर वो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करते रेट लगाते हुए। लेकिन मैं उस तरफ लेके नहीं जा रहा, मैंने तो आपको दो फ़र्क याद करवा के लेके चलना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्शन निकालते हुए ये लाजमी करना है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्शन निकालते हुए ये माइनस नहीं करना। तो मैंने जब ये फ़र्क लेके आपको याद करवा के चलना है, इसलिए मैं सादा तरीके से ही आपको लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड में। कौन से मेथड में? स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूला को मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या है हमारे सवाल के अंदर लिखा हुआ जी, 500 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 था ना, तो क्या आंसर आया था? 80। यही काम अगर मैं कहूँ कि नहीं जी मैंने लाइफ से डिवाइड नहीं करना, मैंने इसको रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो रेट क्या होगा? तो बड़ी सादा सी बात है जी, आप ये आज की हमारी छठी बात बनेगी। यहाँ पे लिख दूँ फिर? यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ? चलो यहीं पे लिख लेते हैं, बाद में भी सेटिंग कर लेंगे जी। कन्वर्जन ऑफ, बस ये आखिरी बात है आज, कन्वर्जन ऑफ यूजफुल लाइफ इनटू रेट एंड वाइस वर्सा, वो बाद में देखते हैं। अच्छा जी, अब अभी सवाल के अंदर आपको क्या गिवन है जी? यूजफुल लाइफ गिवन है, कितनी जी? 5 साल। लो जी 5 ईयर्स। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो उसका फॉर्मूला है 1 ओवर यूजफुल लाइफ। 1 ओवर यूजफुल लाइफ कर देंगे आप, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। 1 ओवर यूजफुल लाइफ इंटू 100, ये फॉर्मूला है जी लाइफ को रेट में कन्वर्ट करने का। ज़रा करके देखते हैं। 1 ओवर 5 इंटू 100 करें ज़रा, क्या आंसर आता है? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो अब रेट परसेंटेज में आ जाएगा, वरना डेसिमल में आता, वो भी ठीक है वैसे, हर्ज कोई नहीं है जी। बोलो 20% भी 5वां हिस्सा ही है ना, 100 में से 20 कितना होता है? 5% ही, ये 5वां हिस्सा ही होता है ना। 20% का मतलब क्या है? 5वां हिस्सा ही है, 5 साल पे डिवाइड हो रहा है। चेक करके देखते हैं, यही जो ऊपर वाला गिवन है आपको, ठीक है, इसी डाटा को आप यूज़ कर लें, ठीक है। 500 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 100 इंटू रेट कितना है? कितना रेट निकला है? 20%। आंसर बताओ, वही 80 आ रहा है, ठीक है। चलो 2-3 और ट्राइयाँ कर लेते हैं। अगर लाइफ गिवन है सवाल में 10 साल, तो 1 ओवर 10 इंटू 100 कितना आंसर आता है जी? 10%। 10वां हिस्सा 10%, तो किसी चीज़ को 10 से डिवाइड कर दो या 10% से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। और ट्राई कर लेते हैं जी। 50 साल, 1 ओवर 50 इंटू 100 2%। अच्छा जी, 4 साल तो करीब है, 2 साल 50%, काफ़ी है, समझ आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लाइफ को रेट में कन्वर्ट करना है तो ये काम करना है, अगर रेट को लाइफ में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 1 ओवर रेट कर दो। और अब यहाँ पर आपने रेट को जो है वो डेसिमल में ले लेना है, ठीक है, मतलब पॉइंट के साथ लेना है। जैसे 20% है तो आप इसको करोगे 1 ओवर 0.2, 20% 0.2 होता है ना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो यूज़फुल लाइफ निकल आएगी। ये आपको कई जगहों पर यूज़ करना पड़ता है, आज तो कोई मसला नहीं था ना, दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन कहीं पर आपको लाइफ चाहिए होती है, सवाल में वो गिवन नहीं होती। बड़े सवालों में ये छोटी छोटी बातें तो काम आ रही होती है। लाइफ चाहिए होगी, गिवन नहीं होगी, रेट गिवन होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, आप कहोगे तो गल ही कोई नहीं। 1 ओवर पॉइंट, अगर 10% गिवन है तो कहोगे 1 ओवर 0.1, और 5% गिवन है कहोगे 1 ओवर 0.05। आप कहोगे जी ये है लाइफ, इसकी निकालनी पड़ जाती है आपको, आगे जाके देखोगे आप जी कितना आता है, 5 ईयर्स। ऐसे ही 1 ओवर 10%, 10% को कैसे निकालोगे? 1 ओवर 0.1 जी। अच्छा, ये 2% है, इसको कैसे करोगे?
0.02, ये कितना आ गया जी? ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना कि ये बात सिर्फ हो रही है ओनली अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, सही है बेटा? तो ये मेथड अब ऊपर वाले जो है ना वो मैंने आपके लिए ज़रा लिख तो दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे इनकी कोई ख़ास जगह नहीं बची। अब क्या करूँ मैं, इसको इधर ले जाते हैं चलें, ताकि वो भी लिखे रहें। अब उन बेचारों को क्या छेड़ना। ये जी आज की छठी बात। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है जी? सबसे पहले तो असल में आज ज़्यादा टाइम लग गया था आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देते हुए, जो कि बहुत ज़रूरी था। ठीक है, उसके बगैर तो हमें पता ही नहीं होता कि हम किधर को जा रहे हैं, क्या करने क्या नहीं करना। तो एसिड क्या होता है, फिर डेप्रीसिएशन क्या है, और फिर उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड के ऊपर हमने बात शुरू की और ये कन्वर्जन भी हमने करनी सीखी है। बुक वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, ये बात भी हमने की है। अगर किसी ने पिक्चर्स लेनी हो तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये दें, उसके बाद ये कुछ हमने किया थोड़ा सा, ये देख लें। मुझे ना, मैं ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा, वरना मैं पीडीएफ ही भेज दिया करूँ यार। ये हर लेक्चर के एंड पे ना आपने मुझसे कह दिया करना, ये मैं पिक्चर दूंगा, उससे असगर से पूछ लेंगे, वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके ना 2 या 3 भी हों इकट्ठी पीडीएफ बना के वो दिन के एंड पे ग्रुप्स में भेज देंगे। आपके ग्रुप्स भी वो कोशिश करते हैं कि बन जाए। जो आप लोगों ने नंबर दे रखे हैं वो व्हाट्सएप वाले ही हैं ना एडमिशन के बाद? वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं होती है ना, वो बना देंगे और उससे चीज़ें डिसेमिनेट आपको जो है वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैं देखता हूँ, ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, आज तक कभी किया नहीं है, नवा काम गले पा रहे हैं हम। तो ये है कि जो दिन के मतलब ये जिस तरह से अब ये एक पिक्चर एक में नहीं आती, तो इस तरह से एक इसकी बनाई, एक दूसरी, तो वो फिर इकट्ठी करके एक फ़ाइल बना देंगे, वो आपको ग्रुप में भेज दी। इस तरह से कर दूँगा, कोशिश करूँगा। कभी रह जाए तो माफ़ कर देना। असल में तो ये है कि ये देने ना देने का मकसद ये होता है कि आप यहाँ से पिक्चर लें और घर जाके इसको नोट कर लें। ठीक है, होमवर्क के अंदर आपने ये 4-5 सवाल करके आने हैं। दिल तो मेरा था कि मैं आपको ये सवाल भी करवा दूं, ये जो बाबर वाला सवाल था ना 13वां, लेकिन अफसोस हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले। हाँ जी, तो मेरी तो हर रोज़ यही मुसीबत रहती है मेरे साथ, तो जो प्लान करता हूँ वो हो नहीं पाता। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल ये बाबर वाला सवाल करेंगे 13वां, और उसके बाद एक आधा सवाल आपसे मैं लाइव क्लास में करवाऊँगा, और तसल्ली मुझे नज़र आ गई तो फिर डिस्पोज़ल इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट कर देंगे। यानी कल एक सवाल कर लेंगे, कुछ होमवर्क में दूंगा, फिर परसों हाफ़ लेक्चर डिस्पोज़ल करके फिर रिड्यूसिंग बैलेंस में मूव करेंगे। कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है, क्लास में जो करवाया जा रहा है सब अहम है। और आप लोगों ने बुक्स भी वॉल्यूम 1 लाजमी ले लेना है जी। क्वेश्चन नेक्स्ट वीक नहीं आएगी, आज बुक नहीं आई अभी तक, चेक कर लें। जब तक बुक नहीं आएगी भाई मेरे ज़िम्मे में हैंड आउट दूंगा, लेकिन आज बुक आ गई होगी। आप पता कर लें नदीम, आप P1 बने हुए हैं आज मुझे लगता है, पेंटियम 1। ठीक है जी, बुक वॉल्यूम 1 ले लीजिएगा। बाकी जैसे बुक अवेलेबल होती है आसपास के शहरों में वो पब्लिशर बताएंगे तो मैं ऑनलाइन वालों को मैसेज भी करवा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।